माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 9 हिंदी विषय के छात्रों के लिए गद्य क्षेत्र से मंत्र कहानी के प्रथम भाग के साथ आज मैं प्रस्तुत हूं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। आइए गद्य क्षेत्र से यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण हृदयग्राही कहानी जिसके बारे में आज हम सब लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं कहानी परिचय। कहानी क्या है, कहानी को हम कैसे समझ सकते हैं। मानव सृष्टि के विकास के साथ ही कहानी का विकास भी हुआ। कहानी कहना सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों में से एक है, यानी जो मानव के मूल स्वभाव हैं उसी में से एक महत्वपूर्ण स्वभाव यह भी है कि कहानी को हम कहें और कहानी का हम श्रवण करें। कहानी के श्रवण से आनंद प्राप्त करें, मनोरंजन प्राप्त करें, उपदेश प्राप्त करें, ये कहानी का उद्देश्य है। आरंभ में मनोरंजन और आत्म परितोष के लिए कहानी कही सुनी जाती थी। ये एक पंक्ति देखें, आरंभ की बात है। मानव सभ्यता के उत्थान के साथ साथ जब कहानी का विकास हुआ तो उस समय जो कहानी थी वो मनोरंजन के लिए थी, आत्म परितोष के लिए थी। और आज की जो कहानी है, आज की कहानी जीवन के निकट आ गई है। वह जीवन में यथार्थ की प्रतिछाया के रूप में स्थापित हो गई है। यानी आज का कहानीकार जीवन की यथार्थता को अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। यह वर्तमान कहानी में आपको देखने को मिलेगा। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। छात्रगण, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं से आप परिचित हो चुके हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता, डायरी, आलोचना आदि आदि। तो उसी में से हमारी जो कहानी है यह आधुनिक साहित्य की सबसे प्रिय विधा बन चुकी है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। कहानी कला की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है। छात्रगण, यहाँ यह ध्यान दें, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के संदर्भ में विद्वानों में मत वैभिन्नता बनी हुई है, किंतु अधिकांश विद्वान मानक के दृष्टिकोण से इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए कहानी को जानने के बाद हम लोग कहानी की परिभाषा जान लेते हैं। यहाँ दो विद्वानों की परिभाषा आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की है। पहली परिभाषा है अमेरिकन विद्वान एडगर एलन पो की, और दूसरी परिभाषा जो है वह आज जो आपका प्रकरण है मंत्र, उसके जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, उनकी परिभाषा को आपके समक्ष हमने रखा है। तो आइए पहले देखते हैं एडगर एलन पो ने क्या कहा। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। आप देखें, एडगर एलन पो ने कहानी को यहाँ अपनी इस परिभाषा में स्पष्ट किया। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही
अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। ये परिभाषा दी मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी को यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य जगत में इनकी कहानियां अपने आप में बेजोड़ हैं। इनकी कहानियों को पाठक जब पढ़ने बैठता है तो उसका मन इस प्रकार रम जाता है कि जब तक पूरी कहानी समाप्त नहीं हो जाती तब तक उठने का या कहानी को बंद करने का मन नहीं करता। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कहानी के तत्व क्या हैं। कहानी के तत्वों में कथानक या कथावस्तु कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, एक ढांचा है जिस पर पूरी कहानी का भवन आरूढ़ होता है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में जो पात्र होते हैं जिनके वक्तव्य कहानी को आगे लेकर चलते हैं उन्हें हम पात्र कहते हैं, और उन्हीं के वक्तव्य को, उन्हीं के द्वारा किए गए आचरण को जो कहानीकार अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करता है उसे ही उसका चरित्र चित्रण कहते हैं। कथोपकथन या संवाद, परस्पर बातचीत जिसे हम संवाद कह सकते हैं, दो पात्रों के बीच में जो वार्तालाप कहानी में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कथोपकथन या संवाद कहते हैं। देश काल या वातावरण, प्रत्येक कहानी देश की परिस्थितियों, क्षेत्र की परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में कहानियां लिखी जाती हैं। सभी कहानियां अपने अपने देश काल की परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। भाषा शैली, छात्रगण ध्यान दें कि वास्तव में भाषा शैली कहानी का आभूषण है, कहानी का अलंकार है। कहानीकार जो व्यक्त करना चाहता है उसे कितने सुंदर शैली में आपके समक्ष रखता है, भाषा शैली इसी को हम कहते हैं। यह भी एक कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है और उद्देश्य। हम कोई भी कहानी जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक उद्देश्य समाहित होता है, सन्निहित होता है कि हम आपके समक्ष क्या कहना चाहते हैं, कहानीकार आपको क्या बताना चाहता है, यह उद्देश्य के रूप में समाहित होता है। आइए आज का जो प्रकरण है, कहानी का जो शीर्षक है मंत्र। कहानी की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि शीर्षक कितना छोटा हो, कितना लघु रूप में हो और उसका प्रभाव कितना व्यापक हो। आप इसी कहानी को देखिए, मंत्र, एक छोटा सा शब्द आपके सामने मंत्र, और मंत्र शब्द की व्याख्या यदि आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि पूरी की पूरी कहानी मंत्र शब्द के परितः घूमती हुई दिखाई पड़ती है। आइए इस पाठ का परिचय जानते हैं। मंत्र मुंशी प्रेमचंद की मर्म स्पर्शी कहानी है। हृदय को झकझोर देने वाली, हृदय पर अपना प्रभाव स्थापित कर देने वाली कहानी मंत्र है। इस कहानी में विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। समाज का यथार्थ चित्रण, किंतु उद्देश्य आदर्श मूलक रहेगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वे अपनी कहानियों में जो वर्ण विषय बनाते हैं वह यथार्थ धरातल से संबंधित होता है, किंतु उसके साथ साथ वे आदर्श की ओर लेकर अपनी कहानी को आगे बढ़ते हैं। यह आपको मंत्र कहानी में भी देखने को मिलेगा। यानी कहानी का जो मूल है वो आदर्श है। जनमानस को सकारात्मक संदेश देने का स्तुत्य और सराहनीय प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इस कहानी में किया गया है। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कथा साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मुड़ गया। यह भी हिंदी साहित्य जगत में देखने को मिलता है। कथा जो साहित्य है वो मुंशी प्रेमचंद के आने के बाद ही पूरी तरह आदर्श की ओर मुड़ा, यथार्थ को समेटे हुए आदर्श चिंतन लेकर आगे बढ़ा। यह समाज के लिए एक उपयोगी कारक सिद्ध हुआ। आइए देखिए आखिर इस कहानी को पढ़ने में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे मुंशी प्रेमचंद के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में, सर्वहारा वर्ग के प्रतीक
भगत के आदर्श चरित्र की विशेषताओं के बारे में और परोपकारी जीवन पद्धति के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में इस कहानी से यह सीख हमें मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं आज का जो प्रकरण है कहानी मंत्र। तो मंत्र कहानी के पढ़ने से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है, हमारे छात्रों को क्या संदेश मिलेगा, हमारे समाज को क्या संदेश मिलेगा, इसे आप देखें। पहला संदेश यह है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह जीवन मूल्य है। व्यक्ति के साधनों के सापेक्ष, व्यक्ति की संपन्नता के सापेक्ष, व्यक्ति के जीवन और रहन सहन के सापेक्ष हमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान है, व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। इस दृष्टिकोण से हमें अमीर और गरीब के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश प्राप्त होता है। साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। यही सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन के यही आयाम है कि हमारा कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते कि हम दूसरों के सुख और दुख दोनों में सहभागी बने, दोनों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें, तभी हम समाज के सभ्य प्राणी के रूप में, सभ्य मानव के रूप में जाने जाएंगे। ये कहानी दो वर्गों की कहानी है। ये दो वर्ग क्या है इसे आप देखें। ऊंच नीच, एक वर्ग ऊंच है और दूसरा वर्ग नीच है। तीसरा अमीर गरीब, जैसे ऊंच नीच हमने कहा उसी तरह अमीर गरीब, दीन और सबल। अमीर और गरीब, एक वर्ग अमीर दूसरा वर्ग गरीब, एक वर्ग दीन और दूसरा वर्ग सबल। अब देखें इस कहानी का जो संदेश दो वर्गों में आपको देखने को मिल रहा है, ऊंच नीच के रूप में, अमीर गरीब के रूप में या दीन और सबल के रूप में। तो आप देखें उच्चता या अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर चड्ढा कर रहे हैं, जो पेशे से, व्यवसाय से एक चिकित्सक हैं, और सर्वहारा वर्ग का, अकिंचन वर्ग का या दीन या गरीब वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बूढ़ा भगत है, जिसका ही आचरण अंततः कहानी को रोमांच की ओर लेकर चला जाता है, एक ऐसे सीख की ओर लेकर चला जाता है कि डॉक्टर चड्ढा स्वयं भगत के आदर्श चरित्र, भगत के आदर्श आचरण के समक्ष नत हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये कहानी दो वर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत करती है और दोनों वर्ग के क्रियाकलाप, दोनों वर्ग के आचरण, दोनों वर्गों की वास्तविक सभ्यता आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। और उसी वास्तविकता के आधार पर हम यह जान लेते हैं कि भगत का चरित्र आदर्श चरित्र है और डॉक्टर चड्ढा का चरित्र अनादर्श का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप देखें कहानी जब दो वर्गों की हो गई तो अब इसमें एक चीज और हमारे सामने आई, दोनों के चरित्र चिंतन और विचार का द्वंद्वात्मक चरित्र चित्रण भी बखूबी मुंशी प्रेमचंद जी ने उकेरा है। डॉक्टर चड्ढा के कार्य पद्धति को, कार्य व्यवहार को जब हम इस कहानी में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा लिखा इंसान इसी तरह होता है। और दूसरी तरफ जब भगत के चरित्र को देखते हैं जो परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यह कहानी का एक अमर संदेश है जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक सत्य के रूप में है। दूसरों की भलाई करना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। हमारी संस्कृति में 18 पुराणों की रचना हुई। व्यास जी ने, महाकवि व्यास ने इसमें दो ही बातें कही, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। यानी दूसरों की भलाई करने से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य जगत में और इस धरती पर नहीं है। आइए इस कहानी में हमें समाज का यथार्थ चित्रण भी देखने को मिलेगा।
साथ ही यथार्थ चित्रण में हमें वह विद्रूपताएं भी देखने को मिलेंगी जो समाज में व्याप्त हैं, जिन्हें समाज से हमें मिलकर हटाना है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें इस संदेश को आत्मसात करना है कि समाज में जो विषमताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, यह मानव जीवन के लिए अनुपयोगी हैं। इन विद्रूपताओं को हमें हटाना है। इसका भी उद्घाटन इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। कहानी का एक पक्ष है अमीर सुविधा संपन्न लोगों के पास दया, सेवा भाव, करुणा, ममता और सहानुभूति का अभाव भी देखने को मिलेगा। कहानी का जो दूसरा पक्ष है उसमें दीनहीन, वंचित, सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग है, जिसके पास अपने लिए भले ही कुछ न हो किंतु दूसरों के लिए सेवा, उपकार, श्रमदान आदि सब कुछ है। यह कहानी का एक विशेष पक्ष है जो आपके सामने आएगा। यानी भगत जो है वो अपने लिए तो इतना निर्धन है, इतना गरीब है कि 2 जून की रोटी भी उसे आसानी से सुलभ नहीं है, किंतु उसका जो जीवन वृत्त है, उसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो आचरण है वह उसे देवत्व प्रदान करता है। मैं कह सकता हूं कि तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। आचरण की महत्ता है, व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है। भगत का आचरण उसे देवतुल्य बना देता है और डॉक्टर चड्ढा का आचरण उन्हें मानव की गरिमा के नीचे ले जाकर वहां स्थापित करता है जहां उन्हें हम निर्दयी कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं, अनादर्शी जीवन जीने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। कहानी का अंत उदारात्मक दृष्टिकोण है जिसमें डॉक्टर चड्ढा का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कहानी जब अपने अंतिम सोपान की ओर बढ़ती है तो वहां हमें यह देखने को मिलता है कि भगत का जो उदार चरित्र है वो डॉक्टर चड्ढा के हृदय को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर देता है। डॉक्टर चड्ढा का जो कठोर हृदय है वह विगलित हो जाता है, उसमें भी दया के भाव, करुणा के भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के पक्षधर मुंशी जी इस कहानी में यथार्थ और आदर्श का गहरा द्वंद्व पाठकों के समक्ष रखते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी की एक विशेषता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, केवल यथार्थवाद नहीं। यदि केवल यथार्थवाद होगा तो आदर्श से हट जाएगा। इसलिए मुंशी जी का यह प्रयास है कि हम आदर्श को समेटे हुए यथार्थ को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। इस कहानी में यथार्थ और आदर्श का एक गहरा द्वंद्व हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह मुंशी जी की एक अप्रतिम विशेषता है। भगत का आदर्शात्मक व्यवहार पाठकों पर गहरी छाप छोड़ता है। भगत का जो चरित्र है, भगत जब यह सुनता है कि डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सर्प ने काट लिया है, सर्पदंश हो गया है, तो वो क्या करता है, अपनी बुढ़िया को न बताते हुए धीरे से किवाड़ लगाता है और अपने जीवन का जो उसका आदर्शमय चरित्र है उसके साथ वो निकलकर तेजी के साथ, उसकी अवस्था इतनी अधिक हो चली है कि बहुत तेज चलने में अक्षम है, तथापि मन में यह चिंतन करते हुए कि कहीं मुझे पहुंचने में विलंब न हो जाए कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का जीवन काल समाप्त हो जाए, इस कामना से कि उसकी जीवन रक्षा हो जाए वह दौड़ पड़ता है। नदी नाले की परवाह नहीं करता, रास्तों में बाधाओं की परवाह नहीं करता, बल्कि तेजी से दौड़ता हुआ आगे की ओर चलता है और डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंच जाता है। अपने मंत्र की शक्ति द्वारा उनके बच्चे को जीवित कर देता है। अब आप यहां कहानी के थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक समय था जब वह भगत अपने 7 वर्षीय बालक को, जिसका नाम पन्ना था, उसे लेकर, बीमार बालक को लेकर डॉक्टर चड्ढा को दिखाने के लिए जाता है। जब डॉक्टर चड्ढा के चिकित्सालय के समक्ष कहार डोली में उसके बेटे को लिए हुए पहुंचते हैं,
और वह बुढ़ा अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर चड्ढा के चरणों में रख देता है कि बाबूजी एक नज़र देख लीजिए। डॉक्टर चड्ढा ये कहते हैं कि यह मेरे खेलने का समय है और अपनी मोटर में बैठकर उसके अनुनय को, उसके विनय को अस्वीकारते हुए मोटर में बैठकर चले जाते हैं। वो बुढ़ा खड़ा होकर टकटकी लगाए यह देखता रहता है कि शायद चड्ढा बाबू लौट आए, क्योंकि वो उस प्रकार की जीवात्मा है, वो भगत जो दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन समझता है। अपने जीवन का मूल उद्देश्य ही वह मानता है कि इस जीवन में जन्म हुआ है तो हमें दूसरों की भलाई करना ही चाहिए। और एक तरफ डॉक्टर चड्ढा का चरित्र, तो यहां आप देखें कि भगत का जो आदर्शात्मक व्यवहार है वो पाठकों के हृदय पर स्थायी और गहरी छाप छोड़ने में सफल है। ये मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डॉक्टर चड्ढा का भी चरित्र कहानी के अंत में आदर्श को स्पर्श करता है। यह भी एक विशेषता है मुंशी प्रेमचंद जी की कि वह कठोर व्यक्तित्व जो अपने नियम संयम से जीवन भर नहीं हटे, पर भगत के व्यवहार ने उनके जीवन के पक्ष को इस प्रकार प्रभावित किया कि वे भी, कहानी के अंत में यह दर्शित होता है कि वे भी आदर्श की ओर बढ़ जाते हैं। बदले की भावना को कभी सच्चे आदर्श पर हावी नहीं होने देना चाहिए, यह भी इस कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए अब इस कहानी को जानने के बाद, इस कहानी के संदेशों को जानने के बाद हम लोग यह जान लें कि इस कहानी के जो कहानीकार हैं, जो हमारे देश के हिंदी क्षितिज पर एक जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति आज भी जगमगा रहे हैं। अभी 31 जुलाई को ही आपने देखा कि उनकी जन्म जयंती थी। तो आइए देखते हैं, इनका एक संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लें। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लमही नामक गांव में हुआ था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को ये धरती पर आए। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके पिताजी का नाम अजायब राय तथा आदरणीय माताजी का नाम आनंदी देवी था। हिंदी साहित्य में जिन्हें हम देखें तो एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में ये ख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 ईस्वी में हमारा साथ छोड़ दिया, यानी ये गोलोकवासी हो गए। इनकी प्रमुख कृतियों की ओर हम जाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर हम जाएं तो हम देखें उपन्यास के क्षेत्र में कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र प्रमुख हैं। नाटक के क्षेत्र में करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी, जीवन चरित्र, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा से एक शादी और रामचर्चा, निबंध संग्रह में कुछ विचार और संपादित रचनाओं में गल्प रत्न और गल्प समुच्चय हैं। अनुदित रचनाओं में अहंकार, सदासुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टाय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ, कहानी संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर तथा कफन। भाषा शैली इनकी हम देखें जिससे ये सजाते हैं अपनी कहानी को या अपने उपन्यास को या अपनी रचनाओं को, तो वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान शैली और भावात्मक शैली, ये सारी की सारी शैलियां मुंशी प्रेमचंद जी की अनुगामिनी है। मंत्र प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। इतनी सुंदर कहानियां आपने लिखी हैं। आइए इस कहानी से जो प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे उन्हें आप कैसे लिखेंगे यह भी जान लेते हैं। गद्य खंड मिलेगा और उसी गद्य खंड के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक उदाहरण मैंने आपके सामने यहां रखा है। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्त की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास
न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। अब आप देखें, इसमें आपको रेखांकित अंश देखने को मिले। आइए इस गद्यांश में जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन करना, जान यानी जीवन, परवाह यानी चिंता, निर्मम यानी निर्दय। अब इसमें कैसे प्रश्न इस खंड से आपसे पूछे जाएंगे उन्हें देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था, और अगला प्रश्न है भगत को किस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, और पंचम प्रश्न है भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर ही देना है। तो आइए देखते हैं संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। इसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं और भावनाओं के चित्रण द्वारा कर्तव्य का बोध कराया है। यहाँ पर लेखक ने बूढ़े भगत तथा डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार का वर्णन किया है। अब जो रेखांकित अंश है जिन्हें आपने ऊपर देखा, उसकी व्याख्या आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बूढ़ा भगत सोचता है कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मनोरंजन एवं आनंद आदि के आगे किसी दूसरे व्यक्ति की जान की भी चिंता नहीं करते। भगत ऐसा सोच तो रहा था, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था यह संसार इतना निर्दयी और क्रूर है। भगत को इस प्रकार का अनुभव अब तक के जीवन में नहीं प्राप्त हुआ था। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या हुई। और जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर आप देखें। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था। चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर आप देखें। भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। और जो पंचम प्रश्न है उसका उत्तर आप देखें। भगत के अनुसार तथाकथित सभ्य संसार बहुत निर्मम और कठोर है। ये उसी उपर्युक्त गद्य खंड के आधार पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। और अब आप अपना आंतरिक मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसे पढ़ लेने के बाद मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह आपके लिए एक प्रकार का गृह कार्य है। घर पर बैठकर मुंशी जी का जीवन परिचय आप लिखेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक से तथा अन्य सहायक पुस्तकों से मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं की एक सूची आप बनाएंगे। दूसरे भाग में जब हम चलेंगे तो हमारी अपेक्षा है आपसे कि इस पूरी कहानी को एक दो बार आप दत्त चित्त होकर पढ़ कर आएंगे। हम दूसरा इसका जो अवशेष भाग है उसे दूसरे वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे, जिससे मंत्र कहानी के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप भली भांति समझ जाएं। मेरा विश्वास है, मैं पूरे मनोयोग के साथ ये कहता हूं कि यदि आप इस कहानी को आगे पढ़कर आएंगे तो दूसरे अवशेष भाग के समाप्त होने के बाद मंत्र कहानी के समस्त उन महत्वपूर्ण तथ्यों से आप परिचित हो जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।